अब फाइनल फेज में आ गया है और इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो मुस्लिम वोट। अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी ज़िंदगी वक्फ है मेरी कम्युनिटी मुसलमानों के लिए। ना मेरा कोई जाति कोई मांग है, ना मैं कोई मेरी ज़ात के लिए ठहरा हुआ। मेरी कौम बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर है। हर वक्त इसका इस्तेहसाल किया गया, वोटों का इस्तेहसाल किया गया और हमारी कौम को कुछ नहीं मिला। तेलंगाना मूवमेंट जब चला तो कई लोग तेलंगाना के खिलाफ थे। मैं आगे बढ़ा और केसीआर के साथ तकरीबन 12 साल इस मूवमेंट के अंदर था। सारा तेलंगाना फिरा और बेलौस काम किया। वजह यह थी कि ये जो दक्कन है, तेलंगाना है, इस तेलंगाना के डेवलपमेंट में हमारी कौम का बहुत बड़ा हाथ है। इनके नक्शे कदम अभी सारे तेलंगाना के अंदर, जैसे निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है, जहीराबाद है, करीमनगर है, मौजूद है। मैं मुसलमानों को कन्विंस किया इस बात के कि यहाँ तक कि यह अपना वतन है, इसकी आज़ादी एक एज अ स्टेट ज़रूरी है और ये भी लाजिम है कि हम जो मुसलमान गाँव में रहते हैं उनकी तादाद बहुत कम है और मूवमेंट के अंदर तकरीबन तेलंगाना का हर फर्द शामिल था। और मैंने ये बात कहा कि ये क़ुव्वतें जो तेलंगाना मूवमेंट के ख़िलाफ़ है, इनका साथ मुसलमान नहीं देना चाहिए। ये हमारा वतन है और इस वतन की खातिर हमने केसीआर का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। और सिर्फ मैं था जो मुसलमानों को फिर कर कन्विंस किया। सारा तेलंगाना फिरा और मुसलमान वोट डाले। हम लोगों को मुसलमानों को इन जनरल केसीआर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई। यह हमारी तहजीब की बात करते थे, हमारी ज़बान बोलते थे और खुल्लम खुल्ला कई वादे किया इन्होंने। सबसे फोरमोस्ट वायदा जो किया गया वो 12% का। मैं इस बात को बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन इंतहाई ज़रूरी है। इसका सबूत आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया। तकरीबन 16-17 साल हुए रिजर्वेशन और इस रिजर्वेशन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा पहुंचा, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, मेडिकल सीट्स में। इसके अलावा कई वायदे किए गए जो छोटे मोटे थे। मसलन KBR पार्क का नाम बदलकर आसिफ जाएगी बाग रख देंगे। मसलन इस्लामिक सेंटर बना देंगे। मसलन इस किस्म की और बहुत सारी बातें। अजमेर के अंदर रुबात बना देंगे, जहांगीर पीर की दरगाह को डेवलप कर देंगे। अब अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक वादे की भी तकमील नहीं। और मुसलमान बहुत मायूस हुए। उसके बरखिलाफ जो चीज़ हुई, हमारे तकरीबन 40 कॉलेजेस बंद कर दिए गए। खुद जिस कॉलेज में आप बैठे हैं इसको भी ताला लगा दिया गया और मैं मजबूर हुआ कि अदालत से जो रुजू हूँ और
उसके फैसले के बाद इन इदारों को चालू किया। जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज का ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं इन कॉलेजेस को बाकी रखे, न सिर्फ मेरे बल्कि कई शादान ग्रुप और सब कई कॉलेजेस। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन है, यकीनन एज अ कम्युनिटी और एज अ कम्युनिटी लीडर मुझ पर लाजिम है कि मैं मेरी कम्युनिटी के लिए खड़ा रहूं। और आप खुद देख लीजिए, इस वक्त जब शदीद कशमकश हो रही है पॉलिटिकल, मुसलमानों की बात सिवाय मेरे कोई नहीं कर रहा है। आप देख लीजिएगा ये बात। मैंने रेवंत रेड्डी से कहा जब वो मेरे घर आए, मैं बोला ये खाली बकवास से फायदा नहीं है, वादा की गारंटी होना। और मेरी मांग बहुत मामूली है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम कांग्रेस दी है, ऐलान की है, उसका 10% हिस्सा हमको दे दो, आप 90% ले लो। हम गरीब हैं, मेरी कम्युनिटी दलितों से भी गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत बैकवर्ड है, हमारी कोई सियासी पनाहगाह नहीं है नेशनल लेवल पे। और फिर जो हमारी राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, आर्टिकल 30A के तहत, उनको एनफोर्स करो। ये लाजिम है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अब ये बात चलते चलते आगे बढ़ी और आप लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना का मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हो गया। और मेरा ये नारा है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमानों की क़ुव्वत इत्तेहाद में है, इंतशार में नहीं है। और उन क़ुव्वतों का साथ दो जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हमने केसीआर का साथ दिया, मायूसी हुई। कांग्रेस चाहती है कि इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने ऐलान किया कई वेलफेयर स्कीम्स का। हम बहैसियत कम्युनिटी कांग्रेस से रुजू हो। अगर कांग्रेस का फायदा होता है वो एक अलग बात है, ज़िम्नी बात है। फायदा तो पहले हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए। बाय वे ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हमको 10% देना ही चाहिए। हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हमारी मांग क्या है? अगर आप 1000 घर दे रहे हैं, 100 घर हमारे गरीबों को दो। अगर ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं 1000 आदमियों को, 100 मुसलमानों को दो। 2500 रुपये आप दे रहे हैं, बेहतरीन स्कीम है। हमारी औरतों को भी 2500 दो। 100 में से 10 को दो, 1000 में से 100 को दो। इसके अलावा कोई जाती एजेंडा नहीं है। अब हकीकत इस बात की है कि बहुत हद तक मुसलमान मुत्तहिद हो गया है। और ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटिंग पैटर्न भी लार्जली जो है ना उस तरफ जाएगा जहां पर इनको वेलफेयर स्कीम्स की गारंटी होगी। अब जो पैटर्न आया है बाहर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, फिर हैदराबाद में मजलिस। जहाँ तक मजलिस का ताल्लुक है, यकीनन 7 सीटों पर हम उनकी मदद करेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में, पार्लियामेंट में हो।
अब ये होते होते गुज़िश्ता कल एक वाक़या पेश आया। जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना, इनसे और इनकी फैमिली से मेरे तकरीबन 50 साल के ताल्लुकात, जो मुझे बहुत अच्छा जानते हैं, मैं इनको बहुत अच्छा जानता हूँ। उन्होंने मेरे पर शख्सी हमला कर दिया। हालांकि सारी मुहिम, इलेक्शन की मुहिम में हमने किसी को भी शख्सी तौर पर टारगेट नहीं किया। हमने मुसलमानों के लिए खड़े रहा। मेरा जीना इस कौम के लिए, मेरा मरना इस कौम के लिए। मैं खुली बात बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है, न था न है। मैं खिदमत करता हूँ मेरी कौम की बाय एजुकेशन। इन इदारों की हिफाजत किया मैंने। मुमताज़ कॉलेज, मदरसे आइज़ा, अनवालू। अब यहाँ पर एक जो इल्ज़ाम बार बार लगाया जाता है वो है वक्फ की जायदाद। अब मेरे दोस्तों, आप लोग ज़रा गौर से सुने इस बात। जहाँ तक औकाफ का ताल्लुक़ है, वक्फ अल्लाह ताला की जायदाद, मुसलमान सिर्फ बेनिफिशरी है उसका। ये जायदाद अल्लाह ताला की है। इस जायदाद के साथ बेईमानी वही शख्स कर सकता है जिसका अल्लाह ताला से ईमान नहीं है, जो डरता है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को दे दूं। ये मुमताज़ कॉलेज मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जो एसेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका बैकग्राउंड ये है कि तकरीबन 100-150 साल पहले मुमताज़ रज़ियल्लाहु ने इसको कायम किया। आला हज़रत से 20 एकड़ ज़मीन मंजूर कराई और उस 20 एकड़ ज़मीन मदरसे आसिफिया को दी गई और वो इदारा चालू हुआ। ये पायनियर था मुमताज़ रज़ियल्लाहु मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद 1956-57 में निज़ाम से 45 एकड़ ज़मीन खरीदी गई बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। पहले की 20 थी। ये जुमला हो गई 65 एकड़। 57-58 के अंदर गवर्नमेंट ने उसमें से पार्ट जमीन को एक्वायर किया और आंध्रा कॉलोनी कायम हुई। इसका कंपनसेशन कॉलेज को मिला। इसके बाद मुमताज़ कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया। '89, '90 के अंदर एक वाक़या पेश आया। इसकी ज़मीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई। एक जावेद सिद्दीकी और शाहिद सिद्दीकी, दो नाम के शख्स थे जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की और जाली दस्तावेज़ात बनाए गए 6 एकड़ के। उस वक्त जनाब गुलाम यज़दानी साहब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मन्नान चेयरमैन थे। सुबह का वक्त था, फजर के बाद में बैठा था। यज़दानी साहब, जिनके ख़ानदान से मेरा करीबी ताल्लुक़ है, बहुत करीबी ताल्लुक़ है, वो आए और कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप संभाल लो। मैं बोला ये मेरे पे पहले से अनवालुम का बोझ बहुत है, ये काम नहीं होता। नहीं आप संभाल लीजिए। इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने जब तहकीक किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कॉलेज का एक लेक्चरर था अमजद सिद्दीकी, उसका इंतकाल हो चुका है। उस शख्स ने मेरा साथ दिया और आर्काइव से और हर जगह से हमने डॉक्यूमेंट जमा किया। हुआ यह कि एक हैदराबाद में एक मोहम्मद इलियास नामी एक एडवोकेट हुआ करते थे। वो इत्तेफाक से मुमताज़ कॉलेज के मेंबर भी थे। एक दिन उनकी वाइफ के पास से टेलीफोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है।
तो वो डॉक्यूमेंट मैंने निकाले, देखा तो वो गोल्ड माइन था। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिले जिसकी ज़रूरत थी मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा लड़ा गया और उसके बाद हमने मुकदमा जीता। ये उसका फैसला है। और इस मुकदमे के अंदर कोई ना मेरी मदद की, ना मैंने एक पैसा किसी से फाइनेंस किया। ये खुद मेरा पर्सनल एफर्ट था और मेरी कौम के लिए क्या, मैं मेरी आखिरत के लिए क्या, मैं खुश हूँ उस बात से। अब ये ज़मीन जो है, इसमें से तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई आंध्रा कॉलोनी के लिए। कुछ ज़मीन एक्वायर की गई वाटर पाइपलाइन के लिए, तकरीबन 700 गज। इसके अलावा कुछ रोड वाइडिंग में गई। अब इसके अलावा जो ज़मीन इस वक्त है वो 32 एकड़ 16 गुंठे, ये इसका नक्शा है। और ये नक्शा लैंड ग्रैब कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया है, जो इस जजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। अब ये ज़मीन शर का बाइस है, ये ज़मीन फितने का बाइस है। हर थोड़े दिन कोई मसला उठता है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब कल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर कि मुझ पर वर्निस केस है और मैंने ज़मीन की जो है ना गदरबूद की है। लोगों, मेरे भाइयों, या बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, जहाँ तक मेरा ईमान है, यह कुरान है, यह कुरान है, मेरा ईमान है। ये पता नहीं महमूद अली का ईमान क्या है, क्योंकि उसने जो गुफ्तगू की सैयदना उमर के बारे में, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये मेरा ईमान है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूँ, 1 इंच ज़मीन का मैंने गदरबूद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं किया हूँ तो अल्लाह के पास जवाबदेह है। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो यह काजिब, यह कज़्ज़ाब, लानत है इस पे, लानतुल्लाह अल काज़िबिन, जैसे कुरान कहता है। इसका फैसला मेरा और उसका अल्लाह के पास होगा। मैं जानता हूँ उसने क्यों किया ये बात। BRS पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका कि मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है, नहीं, मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है। मेजॉरिटी वोट कांग्रेस को जाएगा, मैं कहता हूँ। बात जाना ही चाहिए। कांग्रेस ने हमको 12% दिया रिजर्वेशन, आप 4% दिया रिजर्वेशन, आपने 12 का वायदा किया, 1 भी नहीं दिया। किसको देना चाहिए मुसलमान वोट? आप हजरात बोलो मुझसे, ये नेचुरल है। अब रेवंत रेड्डी ने मुझे घर पर आया, मिला, उसने वादा किया कि मैं जो भी वेलफेयर स्कीम है उसमें से मैं 10% बराबर मुसलमानों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दे दूंगा। मेरे लिए काफ़ी है, मेरी कौम के लिए काफ़ी है, उसकी गुर्बत के लिए काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं उठ खड़ा हुआ मेरी कौम की खातिर, तो मुझे ज़ात पर हमला, अहल फैल, ये इसका महमूद अली का खून है जो पुकार रहा है। मेरा ज़र्फ अलग है, मेरा खून अलग है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर। मैं मुसलमान हूँ, सहाबा को मेरे ईमान का जुज़ जानता हूँ। मैं ये गुफ्तगू नहीं कर सकता, खुदा की ख़त्म नहीं कर सकता कि उमर के बाद, सैयदना उमर के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो 54 में KCR पैदा हुआ। ये बात मैं नहीं बोल सकता, खत्ता ही नहीं बोल सकता। अब झुटलाता है शख्स, आ जाओ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करने तैयार हूं। दोस्तों, मैं इस झगड़े को पर्सनल बनाना नहीं चाहता, फायदा नहीं है। अगर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा ज़र्फ और है, मैं कमज़र्फी की तरफ जाना नहीं चाहता।
मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरी कौम है, उसका डेवलपमेंट है। इसके अलावा अल्लाह की कसम कुछ नहीं। मैं देखता हूं सुबह और शाम, 40 साल से बैठा हूं इस इदारे में। आओ देखो आप लोग, मुमताज कॉलेज आ जाओ, ये जमीन की हिफाजत देख लो, आइजा आ जाओ, देख लो। दोस्तों, बात ईमानदारी की होना चाहिए। ये महमूद अली, इनकी बीआरएस में क्या हैसियत थी मैं जानता हूं। अब मुश्किल क्या हो गई कि इनकी इफादियत का, इनकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा केसीआर केटीआर को हो गया है कि ये मुस्लिम वोट ला नहीं सकते, लिहाजा महबूब आलम को गाली दे दो। सुना गया कि डायरेक्शन दिया गया कि इसके ऊपर अटैक करो। मेरी कौम के लिए मर मिटने तैयार हूँ। मेरा ईमान अल्लाह पर है, मैं निडर हूँ। इमरजेंसी के अंदर 3 महीने अंडरग्राउंड था। इमरजेंसी के बाद जब मिसिस गांधी जेल को गई और छुट्टी बाहर, तो मैं जाकर मिलकर उसको हैदराबाद लाया और दारुस्सलाम में जलसा हुआ। कई केसेस, रमीज़ाबी केस हो, सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस हो, कई केसेस मैंने खुद हैंडल किया और लड़ा है मेरी कौम की खातिर। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जो ये जनाब झुठलाते हैं। अब गौर से देखिएगा, 60 साल की कांग्रेस रूल में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये 9 साल के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी गई। मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दी गई। मस्जिद कुतुब शाही और कब्रिस्तान हयात नगर खत्म हो गया। मस्जिद 3 खाना शामिर पेट, मस्जिद कुतुब शाही ग्रेवयार्ड जलालगुड़ा, मस्जिद 1 खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद, मस्जिद नूरी शमशाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इस शख्स ने कभी एहतजाज किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी चीफ मिनिस्टर से, तुम पर लाजिम था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। अब जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मैटरनिटी हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर खत्म हो जाए। ये क्या बात? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां हैं। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे इस बात की। उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, टर्मिनल वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट खत्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड खत्म हो गए हैं। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फर्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कुरान, अल्लाह की ख़त्म खा रहा हूँ। मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच ज़मीन में कभी ज़िंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत किया है, मेरी आखिरत का सौदा है, किया है, पक्का किया है।
ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। अभी जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की जायदाद खाया। उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की एक इंच जमीन नहीं बेची, ना किसी भाई की जायदाद खाया है। मुंतजिर हूँ इस शख्स ने जब कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा, आप सबसे वादा है यकीनन इस शख्स को मैं डिफामेशन फाइल करूँगा, छूटने का सवाल ही नहीं। और जहाँ तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया, क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो हम जिसने हमको 4% दिया। बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो, बोलो कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए। कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं, बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर। यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी तुमको देने का वादा करती है यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहती है। क्यों नहीं साथ देना चाहिए अखिलेतों का, क्यों नहीं देना चाहिए साथ। पैटर्न देखो, सारी क्रॉनोलॉजी देखो। एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए। क्यों साहब, आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने। ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया। क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने। हम तो आपके लिए दिल खोल कर आए थे, बच्चा बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते। हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको, किस बात की। अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहता। धोखा, झूठ, असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, भिजाया जाता है सेंटर को, जानते बूझते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है। वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये गुनाह है। मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है क्या। मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%। अल्लाह ताला मेरी रोटी दिया है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसका मैं मालिक नहीं हूं। इसका मालिक, इसकी मालिक वो कौम है जिसका नाम मुसलमान है। ओपनली बोलता हूं। महमूद अली ये अपना जर्फ बताया। महमूद अली इसकी जिंदगी वहां पर गुजरती है, इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक वो हरकत करते हैं नु, जो हम मेरे लिए या आपके लिए इंतहाई जलील है। गैर जरूरी आप जाके हाथों की बोसे लेते हैं और आपकी एक आलेकार बाजूबंद बने हुए हैं। आप क्या किया है। मैं जानता हूं कि उसको बोला गया मुझ पर हमला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान मुत्तहिद है, पक्का मैं डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूं 100%। चाहे मेरी जान चला जाए इस मामले में बराबर करूंगा। मेरी कौम का मसला है, मैंने देखा है 40 वर्ष
इस कॉलेज में बैठकर देखा है तो गुर्बत मेरी कौम की। 100 रुपये को अब गरीब औरतें बेवा बच्चे आते हैं, मैंने देखा। कोई इनका मददगार नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। आपने वादा किया था 12% का खुला, नहीं दिया 12%, 5 देना था, अरे 3 देना था, 2 देना था, 1 देना था। उस रास्ते को अपनाना था जो राजशेखर रेड्डी ने अपनाया, क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं अपनाया? ये बाकी के तो बहुत फजूल चीजें हैं, रुबात बनाए ना बनाए, जहांगीर पीर डेवलप हो ना हो, ये मामूली बात है। ये मसाजिद, हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो उर्दू गायब, डिपार्टमेंट की बरखास्त, भर्ती नहीं करते। हमारे अस्लाफ की बिल्डिंगों को एक दूसरे के बात तोड़ने की आपने मुहिम चलाते। पहले उठाया रम मंजिल का पीछा, अदालत में गई बात। अब उठाया उस्मानिया हॉस्पिटल का पीछा, वो भी अदालत में है। बोलो क्या गलती है मेरी? बोलो एक इंसान के नाते बताओ मुझे, क्या मुसलमानों के लिए उठ खड़े रहना गुनाह है? क्या जुर्म है? कई हिंदू भाई हमारे साथ देते हैं, बगैर उनके इस मुल्क में हमारा रहना मुमकिन नहीं है। हमारा साथ दिया उन्होंने, इंतहाई क्रिटिकल स्टेजेस में साथ दिया हिंदुओं, कई हिंदुओं ने हमारा, और देते हैं। मेरे भाई, झूठ महमूद अली की झूठ है, ये कज़्ज़ाब है, और इसकी जिंदगी सारी इमाम जामिन बनना और बोसा लेने पर। आप गौर से देखो क्या किया जरा मुसलमानों के साथ। वक्फ बोर्ड, एक आप ऐसे शख्स को चुने जिसका ताल्लुक तेलंगाना मूवमेंट से भी नहीं था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वक्फ बोर्ड पे लाकर बैठा दिया आपने। क्या मुसलमानों की जिल्लत नहीं है? क्यों मुस्लिम कौम के अंदर कोई रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं थे? क्यों मुसलमानों को जलील किया? क्यों किया गया? ये जिल्लत नहीं है? बताओ क्या असर हो गया है? 70,000 एकड़ जमीन जो इस स्टेट के मुसलमानों की गुर्बत के लिए मोर देन इनफ। क्या है सब? जो आदमी पढ़ नहीं सकता, जो आदमी लिख नहीं सकता, वो आदमी कैसे वो वक्फ बोर्ड चलाएगा? बोल, आप लोग तस्वीर करो, ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? अब यहां पर ये महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर, हालियर के अंदर एनकाउंटर, आज तक इंक्वायरी नहीं। आप होम मिनिस्टर, 40 मुसलमानों के कॉलेजेस बर्खास्त, अनवार मुखफिल फजल दिया गया। आप होम मिनिस्टर, केसीआर साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर। ये मसाजिद बनते वापस, बनते वापस। अब बात उठाई जाती कि कांग्रेस को क्यों दे, वो तो बाबरी मस्जिद गिरी। यकीनन कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर पीवी नरसिम्हा राव का मुजस्समे को केसीआर ने बिठाया टैंक बंड पर। मत भूलो ये बात। पीवी नरसिम्हा राव नेकलेस रोड के नाम पर बदल के रख दिया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लिखा गया। ये उनकी मर्जी है, लेकिन क्या मेरी मर्जी नहीं है? क्या मुझको एक सिटीजन होने के नाते हक नहीं है कि मेरी कौम को होशियार करूं, उसको जगाऊं कि जागो, मुत्तहिद हो? आज यकीनन मुत्तहिद है। मुझे फख्र है कि मेरी कौम मेरा साथ दी है। रोज इतने टेलीफोन आते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी सेहत, मेरा उम्र भी साथ देना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, कई जगह से बुला रहे हैं, आओ आओ, उठाओ, हमारे को नींद से उठाओ।
फ़ख्र से बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस तकरीबन तेलंगाना के हर मुसलमान के घर के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर रहे हैं। हद तो ये हो गया कि संगारेड्डी के अंदर मेरा वीडियो ऑटो पे फिक्स करके फिराया गया, नरसापुर में फिराया गया, कई जगह। मुझे फ़ख्र है, मेरी ज़ात के लिए नहीं किया है, ना करूँगा। जो ज़िंदगी है जिस तरीके की जिल्लत की ये गुजार रहा है, उससे अल्लाह की कसम मौत अच्छी है मेरी। जिस चीज़ को हम जिल्लत समझते हैं इसकी मेराज है मोहम्मद अली की। सोचो, केसीआर साहब हाथ बढ़ा देते हैं, नबूसा करता है पूरी पब्लिक के अंदर। क्या जितने मुसलमान हैं इनकी जिल्लत नहीं है? ये बोलो। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ गरीब को रोटी देता है। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ यतीम के सिर पर रखता है। उस हाथ को बोसा दो जो हाथ दुखते को उठाता है। अरे तुम उस हाथ को क्या बोसा देते हो? मैं आगे नहीं कहना चाहता, जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदनसीब है, मोहम्मद अली बदनसीब है। उन्हें अपनी जिंदगी की मेराज समझ रहा है। दोस्तों, आदमी अपनी हैसियत को और औकात को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वक्त कैसा आता है कैसा जाता है कोई नहीं बोल सकता। कोई सोचा था कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी? कोई सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस एक सियासी पावर बनकर उभरेगी? सोचो आप लोग। ये कालेश्वरम का जो वाकया हुआ, ये वाकया इलेक्शन के बाद भी हो सकता था। सोचो इस बात को। लेकिन ये कुदरत थी जो इलेक्शन के वक्त हुआ। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि मस्जिद जो है कांग्रेस को आरएसएस की अम्मा बता रही है। भाई मैं नहीं समझ सका, आ जाओ सामने। आप कांग्रेस की खुल के तारीफ कर रहे हैं, जबकि मस्जिद खुल के ये बता रही है कि कांग्रेस। देखिए भाई, आप ये बात जो है ना मेरी जात की हद तक मुझे पूछो, कौन दूसरा क्या कर रहा है उसका मैं जिम्मेदार नहीं। सर पिछले 9 साल से आप तो कार में बैठ के फिर रहे थे जी? पिछले 9 साल से आप कार में बैठ के केसीआर साहब के साथ फिर रहे थे। उन्होंने आपके मैं 2 बार आए। मैंने बैठी फिर 2 बार आपके पास आए आपके मकान। कौन? केसीआर साहब 10 वक्त है जी। कफाई तो पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर ये देखो, ये अगेन कुरान मजीद है। आपका ईमान मेरा ईमान जी। ना मैंने पूछा ना मेरे को किसी खत्म के उससे वापस जी। आप ये डिफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमान के साथ, डिफॉर्मेशन और जो है डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मेरा कुछ देखिए, क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं फिजिकल फ्रंट मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरी उम्र का तकाजा है, ना मेरी सेहत इजाज़त देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को, मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है तुम खड़े रहो। सब महमूद अली साहब ये भी एग्जाम लगाया, फिर कुछ एमएलसी कांग्रेस वाले आपको देते बोलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन झूठ बात है, मैंने कोई चीज नहीं मांगी कांग्रेस से। महमूद अली साहब का कहना है 2014 में आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ था, वो क्या था? नहीं समझा भाई, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में पहला एफआईआर आपके कॉलेज के ऊपर किया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ये बात इनकी गलत है। उस वक्त एक इकबाल नामी शख्स ने चार्ज लिया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था। इसने मेरे खिलाफ नहीं, कईयों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कईयों के खिलाफ किया। मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन और वर्कआउट को जुडिशियल पॉवर क्यों शामिल नहीं कर रहे? मैं कौन जिम्मेदार उसका? नहीं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। आप मुसलमानों की तारीफ करके भाई देखिए, मैं कौन, मैं क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला हूँ?
क्या मैं मैनिफेस्टो लिखाना तब स्वाभाविक बात है। अभी आप बोल रहे हैं 7 सीट पे आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे बोल के। किसको? क्या नामपल्ली भी जो है यकीनन करेंगे भाई, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। अगर 7 सीट को भी गलत कर देंगे तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, बोलो। नामपल्ली से फिर आप मजलिस को support करेंगे। मजलिस खुद बोल रही है कि कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है, फिर आप मुसलमानों को कांग्रेस की क्या मजलिस खुद बोल रही साहब कि कहने को भाई आप ये इन्हें कौन क्या बोला मुझसे मत बोलो बात। साहब आप नामपल्ली में किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को? मैं नामपल्ली के अंदर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप अभी बोले ना साहब, यकीनन है, मैं इनको सपोर्ट करता करो बोल के, तो नामपल्ली में बोले ना, मैं आप बोला ना, जहाँ तक 7 सीटें मैं बाउंड टू सपोर्ट। आपको यकीन है आप कांग्रेस गवर्नमेंट अगर फॉर्म करने के बाद आपसे जो वादे किए वो पूरा करेगी? कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई- ये मैं कोई खुदा नहीं हूँ। नहीं, आपसे जो वादे किए देखिए ये मेरे सामने मैंने पूछा, उन्होंने वादा किया जी और किसी के बाद पीछे नहीं पूछा। जी रेवंत रेड्डी को बिठा के पूछा, उसने बोला था। नहीं, आप पूछने से नहीं। मैं कैसे आपसे आप तारीफ कर रहे हैं उनकी इस वजह से मैं तायद इसलिए कर रहा हूँ कि वो देने को तैयार हुए। जी Beyond that कुछ नहीं। ये तो केसीआर कांग्रेस से तैयार थी साहब। Beyond that कुछ नहीं। कांग्रेस जो मुसलमानों की हमदर्द है तो वहाँ के कांग्रेस के सदर है फिलहाल रेवंत रेड्डी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो टोपी पहनने से तराफ कर रहे हैं मुसलमान। क्या चीज? टोपी पहनने से तराफ कर रहे हैं, टोपी निकाल के फेंक रहे हैं जो कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट रेवंत किसकी टोपी? कमास की टोपी। अरे यार मैं तो नहीं देखा वो, और अगर टोपी मैं निकाल के रखा तो क्या मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ? ऐसी बात नहीं है साहब, कोई शख्स को टोपी पिला रहा था। हाँ, रिस्पेक्टफुली कोई मुसलमान शख्स को टोपी पहना रहा था तो वो नहीं पहने। कोई नहीं पहना होगा भाई, उसकी मर्जी है। निकालिए सीधा सीधा। क्यों आप मजबूर करते हैं किसी को टोपी पहनाने से? जी जी, क्या चीज? नहीं किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, कैनवसिंग जाके किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। आखिरी लास्ट भाई एक वक्त में एक शहीद होने वाली मसाजिदों के नाम गिनाया, तेलंगाना में शहीद होने वाली मसाजिदों के आप नाम गिनाए, जबकि आज हिंदुस्तान की सियासत एक मस्जिद के नाम से चल रही है। उस मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस का पूरा हाथ है। बोला ना अभी कांग्रेस का सपोर्ट। मैं 5 मिनट पहले बोला ना। बिल्कुल, फिर भी आप कांग्रेस का सपोर्ट करो। अरे मैं आपको बोला ना 5 मिनट पहले कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था। आज नरसिम्हा राव के मुजस्समे को किसने बिठा दिया लाके यहाँ? कांग्रेस ने बिठाया। दौरे हुकूमत राजशेखर रेड्डी के टाइम भी एयरपोर्ट में मस्जिद को शहीद कर दिया, आज भी धूप में नमाज। अरे आज भी वो मस्जिद फारूक आदम, यही महमूद अली साहब का वायदा था कि बनवा दूंगा। राजशेखर रेड्डी का भी वायदा इसके था। बाद क्या जो है फर्दर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो बोलिए साहब जी, इसके बाद आप क्या करेंगे? डिफॉर्मेशन मैं भाई इसके बाद आवाम को खास तौर से मैं आपको साफ साफ बात बोल रहा हूँ ना, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला नहीं हूँ। पहली चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आया है, इसके अंदर मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिलता है, तो खलास। बेनिफिट ऑन पेपर में दे रहे ना साहब, मैनिफेस्टो में नहीं दे रहे ना, आप इनकी बात पे यकीन। क्या चीज? Sir has to take the medication. क्या देते क्या? इनको मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं दे रहे ना साहब, इन्हों ऑन पेपर कुछ भी नहीं दे रहे, उन्होंने लिख कौन? 12% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस वाले बीआरएस पे इल्जाम लगा रहे, तो कांग्रेस वाले देते बोल के कहाँ बोल रहे साहब? भाई बोला वो लोग देते बोले, नहीं देखिए, यहाँ 12% की बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड रेवंत रेड्डी बोले ही नहीं साहब। नहीं, देखिए आप या तो आपने कुछ समझ रहे नहीं है, नहीं मेरे क्या, 1 मिनट सुनिए, यहाँ पर नहीं, मैं पूछ रहे थे ऑन रिकॉर्ड कोई भी कांग्रेस का सीनियर लीडर 12% रिजर्वेशन 12% रिजर्वेशन कांग्रेस कभी भी नहीं बोली। के लिए आप लोग आके बीआरएस के ऊपर इल्जाम। बीआरएस बोली। बीआरएस का वादा था मगर कांग्रेस के पास उनके उसमें नहीं है। बीआरएस का वादा था, पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस का वादा नहीं था। कांग्रेस का वादा 4% था, दे दिया वो उसने। पार्टी नहीं करी, ये लोग करते बोल के मैनिफेस्टो में दे रहे हैं ना साहब। कौन देता? मैं लिखा मैनिफेस्टो? खाली इनसे मैं इतनी खुदरत नहीं रखता कि मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखूं।